नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में UPSSC वीडियो एग्ज़ाम के लिए टॉप 200 प्रश्न हिंदी के देखेंगे। इसमें हम लोग हिंदी साहित्य, व्याकरण से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, UPSC RO BO, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शरदचंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। शरदचंद्र एक बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और इन्होंने देवदास नामक उपन्यास लिखा था जिस पर बॉलीवुड में फिल्म भी बनाई गई है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो वह उत्तर आपका हो जाएगा, आपका प्रेमचंद हो जाएगा। अगर प्रश्न थोड़ा और डीप में आएगा तो इन्हें उपन्यास सम्राट किसने कहा था, आपका उत्तर होगा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखा है जिनमें आपका सेवा सदन है, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, ये सभी जो उपन्यास है वह प्रेमचंद जी ने लिखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 1962, 1965, 1968 या 1968? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। और यह जो अवार्ड है इनका एक कविता संग्रह है चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था। और यह ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता जो हिंदी में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले इन्हें जो है हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था 1968 में। इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं जैसे आपका युगवाणी है, युगांतर है, युगांतर है, आपके ग्राम्य है, ये सभी जो है सुमित्रानंद पंत ने इसकी रचना की है। और साथ ही में इन्हें जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक है। इनका जो जन्म है, सुमित्रानंद पंत का जो जन्म है वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इनके जन्म को भी कभी कभी पूछता रहता है आपकी परीक्षा में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको संधि बतानी है, अन्वय में कौन संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि या यण संधि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यण संधि है। अन्वय में यण संधि है। अनुधन आय, अनुधन आय से अन्वय बना है। यहाँ पर उ और आ मिल के आपका व बनता है और इसी कारण यह यण संधि है। और यण संधि जैसे आपका यदि धन आप यद्यपि जो बनता है इसमें भी यण संधि है, अन्वय में यण संधि है। अगला प्रश्न है, पावक में कौन संधि है? आयादी संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? तो पावक में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पौधन अक होगा और इसमें आयादी संधि है। अवधन आ मिलके आपका आव बनता है और इसी कारण इसमें आयादी संधि है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको समास बताना है, कौन सा समास है धनहीन में? बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? सबसे पहले हम लोग समास विग्रह करेंगे तो धनहीन का जो समास विग्रह होगा वह धन से हीन होगा, धन से हीन होगा। और इस प्रकार जो है इसमें तत्पुरुष समास होगा। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। और तत्पुरुष समास की जो विशेषता होती है इसमें उत्तर पद अथवा अंतिम पद जो है वह प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है और यही कारण है धनहीन में तत्पुरुष समास है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, लड़का, गंगा या सीता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी,
लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका लड़का हुआ, फूल हुआ, वृक्ष हुआ, मनुष्य हुआ, ये सभी जो है सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? च, स्र, त्र या क? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, क के बाद छ का क्रम आता है। इसको हम लोग विच्छेद करेंगे सबसे पहले, तो ये आपका क प्लस स, इसका विच्छेद होगा और इसका जो क्रम आएगा क के बाद इसका क्रम आएगा। कई परीक्षाओं में इसका विच्छेद भी पूछा गया है और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक संयुक्त व्यंजन है। छ एक संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन की जो संख्या आपकी है हिंदी वर्णमाला में वो कुल 4 है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन एक अनेकार्थक शब्द है? साहस, पुस्तक, अंबर या बालक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अंबर जो शब्द है यह एक अनेकार्थक शब्द है। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, इसका मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब कपास भी होता है और अंबर का मतलब अभ्रक भी होता है। तो अंबर एक जो शब्द है यह एक अनेकार्थक शब्द है। आते हैं अगला प्रश्न लो। आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने अर्धस्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अर्धस्वर हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अर्धस्वर हैं। वो आपका एक या है और दूसरा वह है। यह सही फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा आप, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ आपको डेटा पूछा सकता है कि कितनी संख्या में है, 1, 2, इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा सा कठिन बनाया सकता है। हिंदी वर्णमाला में 2 अर्धस्वर हैं, एक या है और दूसरा वह है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है? अमृत, माता, काठ या आंवला? तो इसका जो सही आंसर है अमृत जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। बाकी माता, काठ और आंवला ये सभी तद्भव शब्द हैं। माता का जो तत्सम स्वरूप होता है वह आपका मातृ होता है। इसी प्रकार का काठ का जो तत्सम रूप होता है वह काष्ठ होता है और आंवला का जो तत्सम रूप होता है वह आमलक होता है, आमलक होता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य, कुंभनदास, सूरदास या चतुर्भुजदास? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अष्टछाप जो है यह 8 कवियों का समूह था और इसमें 2 लोगों का शिष्यों का समूह था। 4 आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इन्हीं के पुत्र थे विट्ठलनाथ। 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास थे और विट्ठलनाथ के शिष्यों में आपके नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी थे। अगर आपके प्रश्न परीक्षा में टफ बनाएगा तो इन्हीं के 3 इनका देगा, 1 वल्लभाचार्य का दे सकता है या 3 वल्लभाचार्य का दे सकता है, 1 विट्ठलनाथ का दे सकता है। तो इसमें यह पूछ सकता है आपके कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो है टफ बना सकता है आपकी परीक्षा में। और वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा था। यह भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। कोश का सही अर्थ आपको बताना है। पहले कोश का जो अर्थ होता है वह शब्द संग्रह होता है और दूसरे कोश का अर्थ आपका खजाना होता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी है वह सही है। अनल, अनिल का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अनल का अर्थ होता है आग होता है और अनिल का अर्थ हवा होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। जल का पर्यायवाची कौन है? सलिल, रसना, कीहर या गयंद? तो इसका जो सही आंसर है सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची है। बाकी आपका रसना जो है ये जीव का पर्यायवाची है, कीहर शेर का पर्यायवाची है और गयंद ये आपके हाथी का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है वो आपको बताना है। द्वितीय, एकापत्य, विधु या हिमकर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, द्वितीय जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह किरण का पर्यायवाची होता है। अन्य आपके एकापति, विधु और हिमकर ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य जो पर्यायवाची हैं वह भी आपके परीक्षा में पूछता है, जैसे आपका राकेश, मयंक, रजनीश, निशापति, शशांक, ये सभी पर्यायवाची जो आपके चंद्रमा के हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। शांत रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। निर्वेद, शोक, उत्साह या भय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। रस से एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो इनके अनुसार रसों की संख्या कुल 8 है। इनमें आपका श्रृंगार है,
हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो टोटल 8 रसों को भरत मुनि ने प्रामाणिकता दी है। इन्होंने शांत रस को अपनी श्रेणी में नहीं रखा, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आगे नाथ न पीछे पघा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बंधन रहित होना। आगे नाथ न पीछे पघा का अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंगुली का नग होने का क्या अर्थ होता है? अनुभवी होना, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अनुरूप जोड़ा होना। आंगुली का नग होने का जो अर्थ होता है वह अनुरूप जोड़ा होना होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यह कौन सा चिन्ह है? योजक, अल्प विराम, हंसपद या अर्धविराम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, योजक। यह जो चिन्ह है यह योजक का चिन्ह है। जैसे आप लोग माता पिता लिखते हैं, माता पिता, इसके बीच में जो है यह जो चिन्ह है यह आपका योजक चिन्ह होता है। अल्प विराम आप लोग जानते हैं इस प्रकार से दिया जाता है। हंसपद जब कभी हम लोग किसी शब्द को छोड़ देते हैं या छूट जाता है तो उसके बीच में कुछ इस प्रकार लगाकर लिखते हैं शब्द, और आपका अर्धविराम कुछ इस प्रकार का होता है। तो यह जो चिन्ह है यह आपका योजक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है वह विधानवाचक होता है। दूसरा आपका निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा आपका विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। पांचवा आपका आज्ञासूचक वाक्य होता है, आज्ञासूचक वाक्य। छठा आपका इच्छावाचक। सातवां आपका संदेहवाचक, और आठवां आपका संकेतवाचक वाक्य होता है। तो टोटल अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञासूचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। अगला जो प्रश्न है, जिसे पार पाना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? निर्मम, आगम, दुर्गम या अतीन्द्रिय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, उसे दुर्गम कहा जाता है। जिसे पार पाना कठिन है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका दुर्गम होता है। निर्मम उसे कहा जाता है जिसमें दया का भाव ना हो, उसे निर्मम कहा जाता है। और अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वो आपका अतीन्द्रिय होता है। और आगम, ये जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अस्थावर का विलोम आपको बताना है, सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जंगम। अस्थावर का जो अर्थ होता है वह एक जगह स्थिर होना, और जंगम का जो अर्थ होता है चलने फिरने वाला होता है। तो अस्थावर का जो विलोम होता है वह आपका जंगम होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आतिथ्य का विलोम आपको बताना है, मित्र, आतिथेय, शत्रु या अपना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आतिथेय। आतिथ्य का जो अर्थ होता है वह आतिथेय होता है। प्रश्न लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला आपका उत्तम, दूसरा आपका मध्यम और तीसरा आपका अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आपका मध्यम और आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम के अंतर्गत आपका मैं आता है, मध्यम में तुम आता है और अन्य में आपका वह आता है। इस प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कुल 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ई का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तालव्य। ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है। इसके अतिरिक्त दीर्घ ही और आपके च वर्ण अर्थात च, छ, ज, झ वो आपका तालव्य होता है। यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, आपको बताना है इसमें किसकी मात्रा नहीं होती है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अ की जो वर्ण है इसकी मात्रा नहीं होती है, बाकी इसकी जो मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है, ऊ की इस प्रकार की होती है और ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न जो आंसर होगा वो आपका अ होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रतिकूल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास है प्रतिकूल में।
इसमें जो है पहला पद अव्यय होता है, तो यह जो प्रति शब्द है यह एक अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार जो है अव्ययी भाव समास है इसमें। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण वृत्तमुखी है, ए, ओ, अ या अ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अ जो है एक वृत्तमुखी वर्ण है। वह स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहा जाता है। इसमें आपका उ आता है, दीर्घ उ आता है, ओ आता है और अ आता है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी एक आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और एक वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में उ, ओ और अ आता है, और आपका आवृत्तमुखी में आ, ई, ए और आय आता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आवृत्तमुखी में आ, ई, ए आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अ। आते हैं अगला प्रश्न लो। आपको भाववाचक संज्ञा बताना है सोहन, सभा, बुढ़ापा और सागर में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बुढ़ापा जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है तो वह जो है भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये आपका बुढ़ापा जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। आते हैं अगला प्रश्न लो। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3, 5, 4 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। उनमें आपका छत, त्राई, ज्ञा और स्रा, यह 4 जो वर्ण है यह आपके संयुक्त व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 4। आते हैं अगला प्रश्न लो। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे जो है डेटा पूछा जा सकता है, 3, 5, 4 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। पहली आपकी दीर्घ संधि, दूसरी आपकी गुण संधि, तीसरी आपकी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं आयादी संधि। तो टोटल 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, दीर्घ सूत्री, अविलंब, दूरदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दीर्घ सूत्री। हर काम को देर से करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका दीर्घ सूत्री होता है। दूरदर्शी जो प्रयोग होता है वो दूर तक की बातें जो सोच लेता है उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वो आपका दूरदर्शी होता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। गुनाहों का देवता जो पुस्तक है वह किसने लिखी है, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र या विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी धर्मवीर भारती के सबसे फेमस जो उपन्यास है उनमें आपका गुनाहों का देवता है। गुनाहों का देवता यह प्रसिद्ध उपन्यास है धर्मवीर भारती का। इसके अलावा धर्मवीर भारती ने कई फेमस पुस्तक भी लिखी है, जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय। ये सभी जो पुस्तक है वह धर्मवीर भारती ने लिखी है। एक अंधा युग भी इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग डेली जितने भी प्रश्न आपके कराए जा रहे हैं उनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। डेली छोटी छोटी पोट्री ही आप लोग नोट करिए, इकट्ठे गट्ठर मत बानिए। इसका आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये सीरीज 1000 पूरी होगी एक दिन में आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो डेली 25-25 आ रही है, आप लोग 25-25 क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करते चलिए। आते हैं अगला प्रश्न लो। भाषा जो शब्द है ये किस धातु से बना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी भाषा शब्द से बना है, भाषा शब्द। और इसका जो अर्थ होता है वो बोलना होता है। भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, आपको बताना है कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, उठना, चमकाना, चमकना, गिराना या देना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गिराना जो शब्द है यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता किसी को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे वह जो क्रिया होती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे दौड़ाना, लड़वाना, गिराना, कटवाना, ये सभी जो क्रिया है ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको बताना है कौन जो है अव्यय है, उत्तर, ठीक, चीनी या कृष्णा। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक, लिंग वचन
कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ठीक। ठीक जो शब्द है यह अव्यय है। इसके अतिरिक्त जैसे इधर है, उधर है, जब तब, यहाँ वहाँ, ये जो शब्द हैं ये सभी अव्यय हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। पहला आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो टोटल 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं अर्थ के आधार पर। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। श्री गणेश जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? श्री राधा, इत श्री, विनाश या आरंभ? श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना और इसका जो विलोम होता है वह इति श्री होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गरिमा का विलोम आपको बताना है। अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लघिमा। गरिमा का जो अर्थ होता है महत्व, गौरव, इसका अर्थ होता है और इसका जो विलोम होता है लघिमा। लघिमा मतलब लघु या छोटे होने की अवस्था या भाव को जो है लघिमा कहा जाता है। गरिमा का विलोम आपका लघिमा होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? दावानल, जठरानल, बड़वानल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह दावानल होता है। जठरानल जो पेट की आग होती है, पेट की आग के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जठरानल। और जो पानी में आग लगती आग है या समुद्र में जो आग लगती है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो बड़वानल होता है। ये तीनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रामचरितमानस की जो रचना है वह किसमें की गई है? ब्रजभाषा, अवधी, तमिल या संस्कृत? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है और यह 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने इसकी रचना की है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए, इसे सबसे पहली बार जो प्रकाशित किया गया था 1810 में और यह कोलकाता में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था, कोलकाता में। यह अगर आपकी परीक्षा में सबसे टफ लेवल का प्रश्न पूछेगा तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि रामचरितमानस का सर्वप्रथम जो प्रकाशन किया गया था कब या कहाँ किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1810 में कोलकाता में किया गया था रामचरितमानस का, और जिसकी रचना अवधी भाषा में तुलसीदास ने की थी 16वीं शताब्दी में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के आर्टिकल 343(1) में इसे वर्णित किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। लिपि देवनागरी है और इसी के साथ 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता दी गई है और इसी कारण जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसी कारण से हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का जो अर्थ होता है वह कठोर परिश्रम करना है। जिस प्रकार आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी कठोर परिश्रम कर रहे हैं, एक प्रकार का समुद्र मंथन ही कर रहे हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है छिद्रान्वेषी, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होता है वह अनपढ़ होना है। यहाँ पे एक शब्द है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है दूसरों में दोष ढूंढने वाला। जैसे रवीश कुमार जो है सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, ये कमी नहीं है, ये उनको कार्य दिया गया है छिद्रान्वेषी। इसी प्रकार से जो प्रूफ रीडर होते हैं वो भी यही काम करते हैं, जो दूसरों कमियों को उजागर करते हैं, कमियों को पता करते हैं। तो उनके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपका छिद्रान्वेषी होता है। समदर्शी अर्थ होता है जो सबको एक समान रूप से देखता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कवि बिहारी जो थे वह किस रस के कवि थे? भयानक, शांत, श्रृंगार या वीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी श्रृंगार रस के कवि थे कवि बिहारी, और यह रीतकाल के कवि थे। प्रश्न आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित कुछ और भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था
और यह राजा जयसिंह के राज दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह के राज दरबारी कवि थे कवि बिहारी। इन्होंने बिहारी सतसई नामक एक पुस्तक लिखी है। बिहारी सतसई नामक एक पुस्तक लिखी है। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछेगा कि इसमें कुल कितने दोहे हैं, तो टोटल 713 दोहे हैं। टोटल 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में टिस्टी पूछा गया है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, तो टोटल 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यम का पर्यायवाची कौन नहीं है, वो आपको पहचानना है। भानुजा, सूर्यपुत्र, कीनास या काल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भानुजा जो शब्द है यह यम का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह यमुना का पर्यायवाची है। अन्य जो शब्द हैं सूर्यपुत्र, कीनास और काल जो है ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गदहा का पर्यायवाची कौन नहीं है, खर, केतु, रासव या धूसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केतु जो शब्द है वो गदहा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह ध्वज, पताका इसका पर्यायवाची है। अन्य आपके खर, रासव और धूसर जो है ये सभी गदहा के पर्यायवाची हैं। एक वैशाख नंदन शब्द है और एक शीतला वाहन, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैशाख नंदन और शीतला वाहन यह भी गदहा के पर्यायवाची हैं। यह भी कई बार परीक्षा में इसकी पर्यायवाची पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आपको बताना है यह जो जनता शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो जनता जो शब्द है यह हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है अल्प प्राण वर्ण है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, और यह प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। तो इस प्रकार जो है पहला और तीसरा हमें दिख रहा है, इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अल्प प्राण वर्ण आपका का है और गा है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चिराई में प्रयुक्त उपसर्ग आपको पहचानना है, आयु, चिर, ची या चर। तो चिरायु में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, और चिरायु जो शब्द है इसमें उपसर्ग आपका चिर है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। चिर का अर्थ होता है जो बहुत दिनों तक बना रहे। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। और इस पत्रिका का जो संपादन कार्य है वह 1967 15 अगस्त 1968 को यह पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई थी, और यह पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंदौ, गुरुपद, पदुम, परागा, सुरुच, सुबास, सरस, अनुरागा में आपको अलंकार बताना है, श्लेष, अनुप्रास, उपमा या अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प, द, स और र जो वर्ण है इसकी जो आवृत्ति हो रही है, और इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मनोहर में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि। मनोहर का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह मनः धन हर होगा, और इसी कारण यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रयोगशाला वर्ण में प्रयोगशाला जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। प्रयोगशाला का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका जो विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला होगा, प्रयोग के लिए शाला। और इसमें भी जो संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। श, श, श और ह जो वर्ण है यह किस वर्ग के व्यंजन है, तालव्य, ऊष्म, अंतहस्थ या ओष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ये जो चारों वर्ण है ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय विशेष प्रकार की ऊष्म वायु जो है मुख से बाहर निकलती है
उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनमें आपका श और हा जो वर्ण है आते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। खल का पर्यायवाची कौन नहीं, वो आपको बताना है। दुष्ट, अधम, नृशंस और द्विज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी द्विज शब्द है। यह खल का पर्यायवाची ना होकर यह पंडित, ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची है। बाकी आपका दुष्ट, अधम और नृशंस जो है ये सभी खल के पर्यायवाची हैं। खल के अन्य और पर्यायवाची आपके हैं जैसे नीच है, दुष्ट है, कपटी है, दुर्जन है। ये सभी जो पर्यायवाची हैं वो आपके खल के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ, ओष्ठ, मूर्धन या दंत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका ओष्ठ होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? रहस्यमय, नश्वर, सदैव या इनमें से कोई नहीं। शाश्वत का जो अर्थ होता है सदा रहने वाला, सदा रहने वाला। और इसका जो विलोम होता है वह नश्वर अर्थात जो नाशवान हो। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। संपन्न का विलोम क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विपन्न। संपन्न का जो विलोम होता है वह आपका विपन्न होता है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? 18, 19, 14 या 15? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुल 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में टोटल कुल 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 4 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। पहला आपके सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा आपका मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है। तो टोटल 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ज प्लस इया के संयोग से जो है ज्ञ वर्ण बना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक संयुक्त व्यंजन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। देश की हानि जयचंदों से होती है। आपको बताना है यहाँ पे जो जयचंदो शब्द लिखा है यह किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यह एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो जयचंदो शब्द लिखा है यह किसी व्यक्ति का नाम ना होकर यह विश्वासघातियों की जाति का बोधक है। इसलिए यहाँ पर यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 2? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हिंदी में जो है 2 वचन होते हैं। पहला आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। तो टोटल जो है 2 वचन होते हैं हिंदी में। पहला आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अस्पृश्यता। यह जो वर्ण लिखा है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वह छुआछूत, छुआछूत होता है। और संविधान में हमारे जो आर्टिकल 17 है वह अस्पृश्यता के अंत के बारे में जो है उसका वर्णन किया गया है, अस्पृश्यता। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 वर्ण दिया गया है। आपको बताना है किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुमुदिनी जो शब्द लिखा गया है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है और यह एक विशेष प्रकार का जलीय पौधा होता है कुमुदिनी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लेखक जो शब्द लिखा गया है इसमें आपको बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा है? क, इक, अक या आक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसमें जो है अक प्रत्यय है। लेखक जो शब्द है इसमें लिख धातु में अक प्रत्यय के योग से जो है लेखक शब्द बनता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? प्रथम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली, मध्यम पुरुष या इनमें से कोई नहीं?
तो जितने भी शासकीय पत्र लिखा जाता है उन्हें हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्रज भाषा है यह पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या पश्चिमी हिंदी है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रज भाषा है यह आपकी पश्चिमी हिंदी है। और इसके ब्रज भाषा जो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आपके आगरा आता है, मथुरा आता है, मैनपुरी है, इटावा है, अलीगढ़ है, ये सभी जो क्षेत्र है वह ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ब्रज भाषा जो आपका है वह पश्चिमी हिंदी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, विस्मय, उत्साह या भय? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी विस्मय। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह आपका विस्मय होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, बस्ती, इलाहाबाद या प्रयागराज या वाराणसी? सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाराणसी में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और इनके जो गांव का जो नाम है वो आपका लमही गांव है। वाराणसी में एक गांव है लमही, यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 9 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद जी से संबंधित एक प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछता रहता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो इनका जो अधूरा उपन्यास था वो आपका मंगलसूत्र उपन्यास है। यह अधूरा उपन्यास था। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आँख का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ? आपको बताना है। नयन, तुरंग, लोचन, नेत्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तुरंग जो शब्द है यह आँख का पर्यायवाची ना होकर यह घोड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका नयन, तुरंग और नेत्र सभी आँख के पर्यायवाची हैं। तरंग जो तुरंग शब्द है इसके अन्य पर्यायवाची आपके अश्व हुआ, हाय हुआ, घोटक, ये सभी जो है आपके तुरंग के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। सर का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहले सर का जो अर्थ होता है वह बाण होता है और दूसरे सर का जो अर्थ होता है आपका तालाब होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंधिनकर, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह अपनी कविताओं में राष्ट्रीय भावना का जयघोष किए थे और इसी कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाल चित्रण में कौन कवि जो है वह श्रेष्ठ है? रसखान, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सूरदास। बाल चित्रण में जो है सूरदास एक श्रेष्ठ कवि हैं और सूरदास जी भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने अपने काव्यों में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का एक अद्भुत जो है चित्रण किया हुआ है। इसी कारण यह बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या रेखा चित्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यह एक जीवनी है। कलम का सिपाही एक जीवनी है और यह जीवनी है यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और कलम के सिपाही जीवनी जो प्रेमचंद जी की है वह इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने यह जीवनी लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है। राम, कुर्बानी, पुलिस और मिठास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पुलिस जो शब्द है यह एक समूहवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका पुलिस हुआ, परिवार हुआ, भीड़, आपका कच्छा हुआ, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सद्भावना में आपको बताना है कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका सतधन भावना होगा। सतधन भावना होगा और यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नर नारी में आपको बताना है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो आपका नर और नारी हो जाएगा। नर और नारी। और यहाँ पर द्वंद्व समास है।
जिस शब्द जहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और प्रायः इसमें जो है आपको योजक चिन्ह जो है प्रदर्शित दिखाई देता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नर और नारी में द्वंद्व समास है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रिक, चीनी, भारूपी या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी जो भाषा है ये आपके भारूपी परिवार की भाषा है, और भारूपी परिवार जो है ये संसार की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। और एक चीज़ आप लोग फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि हिंदी जो हमारी भाषा है वह पूरी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है, और यह भारूपी परिवार की भाषा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन एक वचन है? आंसू, दर्शन, बाल और सामग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सामग्री जो शब्द है यह एक वचन है। बाकी आपके आंसू, दर्शन और बाल सभी आपके बहुवचन शब्द है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपके यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से आपको पहचानना एक वचन या बहुवचन। तो शब्दों को आप लोग लिखते चलिए, आगे आने वाले प्रश्नों में और भी जो है बहुवचन और एक वचन शब्द आपको बताए जाएंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंदूक एक उपयोगी है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक या औजार है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बंदूक जो है यह एक उपयोगी शस्त्र है। यह आपकी परीक्षा में वाक्य शुद्धि के रूप में काफ़ी बार प्रयोग किया गया है। तो बंदूक जो है यह आपका उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र जो होता है वह हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला होता है, और अस्त्र जो है वह फेंक कर चलाया जाने वाला होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 4 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, समास जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका कर्मधारय, और छठा आपका बहुब्रीहि समास। तो टोटल जो है 6 समास आपके हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है? युगल, युग्म, दंपत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री के जोड़े को जो कहा जाता है वह आपका युगल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक शब्द है दंपत्ति, उसको आप लोग जान लीजिए। पति और पत्नी के जोड़े को जो कहा जाता है वह आपका दंपत्ति कहा जाता है। पति और पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है, और पुरुष और स्त्री के जोड़े को वह आपका युगल कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अजात शत्रु होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंगूठा दिखाना का अर्थ आपको बताना है। खुशामद करना, अपना काम निकालना, मजाक उड़ाना या इनकार करना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनकार करना। अंगूठा दिखाने का जो अर्थ होता है वह इनकार करना होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। लिंग की दृष्टि से दही किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, और यह कई बार वाक्य शुद्धि में प्रश्न पूछा गया है। तो जो आपका एक एग्जाम्पल के रूप में जान लीजिए, दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वि, विज्ञ, ज्ञान या अन? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो विज्ञान में वि उपसर्ग है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चावल जो शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह एक रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, और तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। ऐसे शब्द जो हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो वे आपके रूढ़ शब्द में आते हैं। तो चावल का कोई इसका खंड करने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए आपके रूढ़ शब्द में आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक,
पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका अनिश्चयवाचक। चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर यह चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह है, योजक, अल्प विराम, हंसपद या अर्धविराम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो चिन्ह बना है ये आपका अल्प विराम का चिन्ह बना है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राम की गाय दूध देती है, इसमें आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, यह जो वाक्य है यह एक सरल वाक्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो परिभाषा है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक कर्ता हो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। तो यहाँ पर राम एक कर्ता है और एक ही क्रिया है, दूध देना एक ही क्रिया है, इसलिए यहाँ पर एक सरल वाक्य एक उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। चोर चोर भाई, सगे, चचेरे, मौसेरे या ममेरे। तो चोर चोर मौसेरे भाई, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसका अर्थ भी आप लोग जान लीजिए, चोर चोर मौसेरे भाई का जो अर्थ होता है, समान भाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अनुपम का पर्यायवाची कौन नहीं, वो आपको पहचानना है, अप्रतिम, अमीय, अतुल, अपूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अमीय जो शब्द है यह अनुपम का पर्यायवाची ना होकर यह अमृत का पर्यायवाची है। बाकी आपके अप्रतिम, अतुल और अपूर्व ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं। अमृत के अन्य पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए। अमृत के अन्य पर्यायवाची आपका सोम हुआ, सुधा, पीयूष, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं, वो आपको पहचानना है, अनंग, देवराज, सुरपति, देवेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अनंग जो शब्द है यह इंद्र का पर्यायवाची ना होकर यह कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी आपका देवराज, सुरपति और देवेंद्र जो है ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। कामदेव के अन्य पर्यायवाची आपके जैसे मदन हुआ, आपका मनोज हुआ, रतिपत हुआ और मनसीज हुआ, ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंश का सही अर्थ आपको बताना है। पहले अंश का अर्थ होता है हिस्सा और दूसरे अंश का अर्थ होता है आपका कंधा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी की पहली महिला लेखिका का नाम क्या है, बंग महिला, चंद्र किरण, चंद्रकांता या सत्यवती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहला महिला लेखिका का नाम बंग महिला है। यह इनका उपनाम था बंग महिला, और इनका जो वास्तविक नाम था वह राजेंद्र बाला घोष था, राजेंद्र बाला घोष। यह जीएस में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र बाला घोष। अब इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दुलाई वाली जो सरस्वती पत्रिका है, उसमें 1907 में यह प्रकाशित हुई थी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका जो वास्तविक नाम था वह राजेंद्र बाला घोष था और इनका जो जन्म था वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और यह बंग महिला के उपनाम से लिखती थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 8, 9, 7 या 5। तो रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। पहला आपका बालकांड है, बालकांड। दूसरा आपका अयोध्या कांड। तीसरा आपका अरण्य कांड। चौथा आपका किष्किंधा कांड। पांचवा आपका सुंदरकांड। छठा आपका लंका कांड और सातवां आपका उत्तरकांड। टोटल रामचरितमानस में 7 कांड है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो बाल कांड जो है आपका सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका कांड आपका किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा आपका बाल कांड है। और रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। परीक्षा गुरु किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लाला श्रीनिवास दास या अज्ञेय।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु की रचना की है। और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसे 25 नवंबर वर्ष 1882 में पहली बार इसका प्रकाशन कराया गया था, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखी थी। और यह भारतेंदु युग के एक लेखक हैं, श्रीनिवास दास जी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपको चुनना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्यजन्य जो भाषा हमारी है वह संस्कृत है। सभी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत है। इसके बाद विकास क्रम में आपका दूसरा जो स्थान आता है आपका पाली का आता है, इसके बाद प्राकृत का आता है और इसके बाद अभ्रंश और बाद में हिंदी का क्रम आता है। तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वो आपका पाली, प्राकृत, अभ्रंश और हिंदी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। कौरवी बोली कहाँ बोली जाती है? लखनऊ, प्रयागराज, बलिया या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मेरठ में। कौरवी बोली मेरठ में बोली जाती है। दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जो है यह बोली बोली जाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण अग्रस्वर है, अ, ई, आ या उ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ई जो है एक दीर्घ स्वर है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इनमें आपका अग्रस्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। और अग्रस्वर में आपका लघु ई आता है, इसके बाद दीर्घ ई आता है और ए और ए। तो ये आपके 4 वर्ण हैं जो आपके अग्रस्वर में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। मनु और श्रद्धा किस रचना के पात्र हैं? पद्मावत, गोदान, साकेत या कामायनी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कामायनी के पात्र हैं मनु और श्रद्धा। यह अगर आपकी परीक्षा में पेपर टफ बनाएगा तब यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। अगर नॉर्मल प्रश्न बनाएगा तो यह पूछा सकता है कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी आपके जयशंकर जी की रचना है। और यहाँ से प्रश्न एक और बार बार पूछता परीक्षा में आपके, इसके अध्याय का क्या नाम है? तो इसके अध्याय को सर्ग कहा जाता है। कामायनी के अध्याय को सर्ग कहा जाता है। और कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। यह भी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। और कामायनी की जो प्रकाशन किया गया था वह 1936 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो हम लोग टोटल जान लेते हैं सारे फैक्ट एक बार फिर से। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रचना की है और इसमें मनु और श्रद्धा इसके पात्र हैं। और कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1936 में इसका प्रकाशन किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6, 8, 4 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भूतकाल कुल 6 प्रकार के होते हैं। उनमें आपका सामान्य भूत, दूसरा आपका आसन्न भूत, तीसरा आपका अपूर्ण भूत, चौथा आपका पूर्ण भूत, पांचवा आपका संदिग्ध भूत और छठा आपका हेतु मद भूत। तो टोटल 6 प्रकार का भूतकाल होता है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। टोटल 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। श हा यह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतहस्त या ओष्ठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ये सभी जो वर्ण है ये आपके ऊष्म व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में विशेष प्रकार की ऊष्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनमें यह 4 वर्ण आते हैं, श हा ये सभी आते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कंठ तालव्य किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ए का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ तालव्य होता है और ए के साथ आय का भी जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कंठ तालव्य होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। विधि का विलोम आपको बताना है, पुराना, सिख, छले या निषेध? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, निषेध। विधि का जो विलोम होता है वह निषेध होता है। विधि अर्थात किसी काम को करने की व्यवस्था आदि का तरीका या प्रणाली को विधि कहा जाता है और इसका जो विलोम होता है वह निषेध होता है। किसी काम को करने की व्यवस्था आदि का तरीका या प्रणाली में बाधा डालने या मना करना वो आपका निषेध होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको बताना है निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? इत, इक, सित या नी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इत प्रत्यय है। निर्वासित शब्द में
इत प्रत्यय है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और निर्वासित का अर्थ होता है देश निकाला हुआ, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योगी, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जलज जो शब्द है यह एक रूढ़ शब्द है। यह आपका एक योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज है, जलज का अर्थ जो होता है आपका कमल होता है। इसी प्रकार का लंबोदर, आपका लंब धन उदर होता है और लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। इसी प्रकार से दशानन एक शब्द है, दस धन आनंद इसका विच्छेद होगा और दस धन आनंद आपका रावण को कहा जाता है। इसी प्रकार से जलज है आपका कमल कहा जाता है। तो जलज जो शब्द है वो आपका योग रूढ़ शब्द है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है, गृह, खीर, गाय और काजल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गृह जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है, अन्य सभी तद्भव हैं। हम लोग तत्सम इनका पहचान लेते हैं। खीर का जो तत्सम रूप होता है वह आपका क्षीर होता है, गाय का तत्सम रूप ग होता है और काजल का तत्सम रूप कज्जल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? मूर्ख, बहुज्ञ, अज्ञ या अल्पज्ञ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह अल्पज्ञ होता है। यहाँ पे एक शब्द अज्ञ दिया है, अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है यह कौन सा चिन्ह है? योजक, अल्प विराम, हंस पद या अर्ध विराम? तो यह एक हंस पद जो है, यह जो चिन्ह है यह हंस पद का है या इसे त्रुटि बोधक के नाम से भी जाना जाता है। और यह अच्छा लिखने से कभी कभी हम लोगों से शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इस वाक्य में आपको पहचान करनी है किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और उसके साथ दो या अन्य आश्रित वाक्य हों वे सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, काम काज में कोरा होने का अर्थ आपको बताना है। अप्रिय लगना, काम समाप्त करना, काम ना जानना या कर्तव्यनिष्ठ होना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, काम ना जानना। काम काज में कोरा होने का अर्थ होता है काम ना जानना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है बहाने बनाना। अगर मगर करने का जो अर्थ होता है वो बहाने बनाना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हास्य रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। जुगुप्सा, हास, रत या भय? तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वह हास होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, बस्ती, वाराणसी या इलाहाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बस्ती में जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इनका जो जन्म है वह 11 अक्टूबर 1884 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम चिंतामणि है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चिंतामणि की जो रचना है वो आचार्य राम शुक्ल जी ने की थी और इनका जो जन्म है वो बस्ती जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश की। बंदव गुरु पद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा में आपको बताना है कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, उपमा या अतिशयोक्ति? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार होने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प प प, इसी प्रकार से द, आगे आपका सा और इसके बाद आपका यहाँ पर रा और यहाँ पर रा। तो जो 4 वर्ण है जिनमें आपका प है, द है, स है और रा है, इन सभी वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, इसी कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। जिस पंक्ति में एक या अधिक वर्णों की जो आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सूर्य का परिवाची कौन नहीं वो आपको पहचानना है। आदित्य, जनार्दन, दिवाकर या मार्तंड?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जनार्दन जो शब्द है यह सूर्य का पर्यायवाची ना होकर यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। बाकी आपका आदित्य, दिवाकर और मार्तंड जो है ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची आपका दिनकर है, भानु है, भास्कर, प्रभाकर, ये सब जो शब्द हैं ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। बाकी आपके जनार्दन जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची आपके केशव है, माधव है, ये सभी जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन मुनि का पर्यायवाची नहीं है, निर्वाण, यति, वैरागी या अवधूत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, निर्वाण जो शब्द है यह मुनि का पर्यायवाची ना होकर यह मोक्ष का पर्यायवाची है। बाकी आपका यति, वैरागी और अवधूत जो शब्द है ये सभी मुनि के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सती, सती का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहले सती के जो अर्थ होता है वह पतिव्रता होता है और दूसरे सती का अर्थ होता है आपका सैकड़ा होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है बैल और बकरी घास चरते हैं। यहाँ पर बैल और बकरी जो है 2 कर्ता दिया गया है और उसी के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया है वह भी बहुवचन के रूप में लिखी गई है, इसलिए जो है बैल और बकरी घास चरते हैं जो शुद्ध वाक्य है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद या प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था और इसका संपादन इलाहाबाद से 1887 में बालकृष्ण भट्ट ने किया था और यह मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी वह एक मासिक पत्रिका थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है वो टोटल 33 सालों तक किया था और यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुटज के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज की रचना की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य रचनाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण उनको आप लोग नोट कर लीजिए। अशोक के फूल, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, अशोक के फूल। और दूसरी जो रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसकी जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। कुटज, अशोक के फूल और हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 1962, 1965, 1967 या 1972। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था और यह जो अवार्ड है यह इनकी उर्वशी रचना के लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया था वर्ष 1972 में। इनकी अन्य रचनाएं जो काफ़ी फेमस है, अन्य जो परीक्षाएं हुई उनमें पूछी गई, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, हुंकार, रेणुका, ये सभी रचनाएं जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है, आगे भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। इनको आप लोग नोट कर लीजिए। समान में आपको संधि बतानी है, इसमें कौन संधि है? गुण, वृद्धि, आयाद या व्यंजन। तो इसका जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आपका समधन मान होगा और इसी कारण यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको भिन्नार्थक शब्द पहचानना है। 4 शब्द दिए गए हैं, पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सभी जो है पावक, अनल और कृषाणु ये सभी अग्नि की पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पे जो शब्द अनिल लिखा हुआ है यह अग्नि का पर्यायवाची ना होकर यह हवा का पर्यायवाची है। तो यह सब जो है यह तीनों शब्दों से भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और हवा के अन्य पर्यायवाची अनिल को छोड़कर आपका समीर होता है, पवन होता है, वात होता है, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें आपको पहचानना है किस ऑप्शन में सभी जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें आपका राम है, रामचरितमानस है और गंगा जो शब्द है
ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछते हैं, जैसे मिठास है। मिठास ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से बुढ़ापा भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। नदी जो शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इन सब फैक्ट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देवासुर शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी द्वंद्व समास है। देवासुर का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा देव और असुर होगा, देव और असुर। और इसी कारण यहाँ पर द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो आपका द्वंद्व समास होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पदावली किसकी रचना है, तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या सूरदास। तो यह जो रचना है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, यह विद्यापति की है। विद्यापति ने पदावली की रचना की है। ज़्यादातर लोग तत्काल जल्दी जल्दी चक्कर में तुलसीदास को लगा देंगे, लेकिन यह जो रचना है यह विद्यापति की है। विद्यापति जो मैथिली के काफ़ी प्रतिष्ठित ज्ञाता रहे हैं विद्यापति, और इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका अन्य पुस्तकें भी लिखी है। और तुलसीदास के कुछ रचनाएं जो इससे मिलती जुलती हैं उनको भी आप लोग जान लीजिए। तुलसीदास ने जो रचनाएं लिखी वह गीतावली है, कवितावली है, और एक और रचना है दोहावली। यहाँ पर अवली बार बार आने से लोग सोचते हैं कि यह भी रचना तुलसीदास ने लिखी है, परंतु पदावली जो रचना है वह विद्यापति ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ है, तालब है, मूर्धन्य या दंत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तालब है। जा का जो उच्चारण स्थान है वह तालब्य है, और तालब्य में कुछ और शब्द और जो वर्ण है वह बोले जाते हैं, जैसे आपका ह्रस्वई, दीर्घी, य, सा, आपका चा हुआ, छा हुआ, जा तो है ही आपका या और या जा। ये जो वर्ण है ये सभी तालब्य वर्ण है, इन्हें तालब्य स्थान से जो है उच्चारित किए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 5, 4, 6 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 8। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका संबोधन। तो टोटल 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। तो टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, आपको पहचानना है कौन सा शब्द जो है वो तत्सम रूप में लिखा गया है। बारात, वर्षा, हाथी या आंसू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वर्षा जो शब्द है यह तत्सम रूप है। बाकी आपका बारात, हाथी और आंसू जो शब्द है ये सभी तद्भव रूप में लिखे गए हैं। हम लोग इनका तत्सम रूप भी जान लेते हैं। बारात का जो तत्सम रूप होगा वो आपका वर यात्रा होगा, वर यात्रा। इसी प्रकार का हाथी का जो तत्सम रूप होता है वह हस्ती होता है, और आंसू का जो तत्सम रूप होता है वह अश्रु होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द का अनेकार्थिक है, अनेकार्थी है। श्रेष्ठ, पानी, श्रद्धा या स्थविर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पानी का अनेकार्थी जल, प्रतिष्ठा और चमक होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक शब्द स्थविर दिया गया है। इसका जो अर्थ होता है बूढ़ा और व्यक्ति को जो है स्थविर कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पौ 12 होने का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना होता है, अर्थ पौ 12 होना। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जैसा कि जिन्होंने महाभारत देखा होगा वहाँ पर शकुन इस शब्द का काफ़ी प्रयोग करता था। किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या करुण रस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। गीदड़ का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गीदड़ी। गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है वो गीदड़ी होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह जो चिन्ह है यह कौन सा विराम चिन्ह है, विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, योजक या रेखांकन।
तो यह जो चिन्ह है ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3, 6, 4 या 8? तो हिंदी में अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार और तीसरा आपका उभयालंकार। तो हिंदी में अलंकार जो है वो आपके 3 होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ? आपको पहचानना है। सैरेंद्री, सुवर्ण, कंचन या ताम्ररस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सैरेंद्री जो शब्द है ये स्वर्ण का पर्यायवाची ना होकर ये द्रौपदी का पर्यायवाची है। द्रौपदी का पर्यायवाची है। बाकी आपके सुवर्ण, कंचन और ताम्ररस ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची आपका कृष्णा है, पांचाली है, याज्ञसेनी है। ये सभी शब्द जो है वह द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मृगपति, कुंजर, केसरी या मृगराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुंजर जो शब्द है यह सिंह का पर्यायवाची ना होकर यह हाथी का पर्यायवाची है। बाकी आपका मृगपति, केसरी और मृगराज ये सभी सिंह की पर्यायवाची हैं। आरती, आरती का सही अर्थ आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आरती का अर्थ होता है विराग, दुख, और आरती का जो अर्थ होता है वो धूप दिखाना होता है। जैसे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं अर्थात धूप दिखाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आरती का अर्थ होता है विराग और आरती का अर्थ होता है धूप दिखाना। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदि और आदि का सही अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है पीड़ा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आदि का अर्थ आरंभ होता है और आदि का अर्थ पीड़ा होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकृति के चतुर चतेरे कवि कौन है? प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चतेरे कवि कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं और इन्हें वर्ष 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था और वर्ष 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए और इनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की बोली कौन सी है? यह जो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आगे आने वाली परीक्षाएं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बनता है। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी बोली है और यह हिंदी की एक उपबोली है, छत्तीसगढ़ी बोली। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी भाषा जो है वो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। और देवनागरी लिपि हमेशा जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे जाते हैं उनके ऊपर एक रेखा खींची जाती है इस प्रकार से, और इसे सिरो रेखा के नाम से जाना जाता है। सिरो रेखा के नाम से जाना जाता है और यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। काल कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी काल कुल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो काल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अधुनातन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, भूतकालीन, पुरातन या विगतकालीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पुरातन होता है। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अधुनातन का जो अर्थ होता है वह आपका तत्काल, नवीन, ये सभी जो है अधुनातन के अर्थ होते हैं। पुरातन का जो अर्थ होता है वह प्राचीन होता है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि विलोम में जो है हमेशा देखा जाता है कि तत्सम अगर शब्द है तो उसका जो विलोम होगा वह तद्भव होगा। अगर शब्द जो है तद्भव है तो उसका जो विलोम होगा वह तद्भव शब्द ही होगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है किसकी वर्तनी जो है वो सही है। बारात, श्रृंगार, उज्ज्वल और आध्यात्मिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बारात जो शब्द है ये एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य जो शब्द दिए गए हैं उनमें त्रुटियां हैं, इनका हम लोग शुद्ध स्वरूप देख लेते हैं। श्रृंगार को जो शुद्ध स्वरूप में हम लोग लिखेंगे तो वह इस प्रकार का लिखेंगे। इसी प्रकार से उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होगा वह इस प्रकार का होगा। और आध्यात्मिक में एक प्रत्यय से जो है वह आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक इस प्रकार का। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो है रचना की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। इसके साथ जयशंकर प्रसाद जी ने अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें आपका आंसू है, लहर है, झरना है और सबसे जो इनकी फेमस कृति है आपकी कामायनी है। इन सभी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, इसमें आपको बताना है कौन जो है भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, मधुकर, अल, जलज या भ्रमर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जलज जो है यह भंवरे का पर्यायवाची ना होकर यह कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। बाकी आपका मधुकर, अल और भ्रमर ये सभी जो है भंवरे के पर्यायवाची हैं। भंवरे के अन्य पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए, जैसे षटपद, भृंग, चंचरीक, ये सभी जो है भंवरे के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या हेतु हेतु मद वर्तमान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हेतु हेतु मद वर्तमान जो है यह वर्तमान काल का भेद नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो काल है वो 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिनमें वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। इनमें आपका तात्कालिक वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। चौथा जो प्रकार होता है वो आपका सामान्य वर्तमान होता है, सामान्य वर्तमान। और अंतिम जो बचता आपका वह अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, तात्कालिक, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और सामान्य। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? पाँव बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना या फूंक फूंक कर पैर रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी स्वावलंबी होने का जो अर्थ होता है वो पैरों पर खड़ा होना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? 5 उंगलियां घी में, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल या नेकी और पूछ पूछ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 5 उंगलियां घी में है, वह लाभ ही लाभ का अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमेंडमेंट का सही हिंदी में अनुवाद क्या होता है? शोधन, संशोधन, अनुज्ञापन या समाशोधन। तो यह कई परीक्षाओं में जो है अंग्रेजी से हिंदू ट्रांसलेशन जो वर्ड आते हैं उसके लिए रखा गया है। जिनका भी वीडियो एग्जाम का पेपर है उनमें यह जो प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अमेंडमेंट का जो अर्थ होता है वह आपका संशोधन होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि संविधान में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है वो आपका संशोधन होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। अमेंडमेंट का जो अर्थ होता है आपका संशोधन होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिन दीन शब्द का सही अर्थ का आपको युग्म पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। दिन का जो अर्थ होता है वो आपका दिवस होता है और दीन का जो अर्थ होता है वो आपका गरीब होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन सा जो वाक्य है वो भाववाच्य है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मोहन से बैठा नहीं जाता, यह जो है एक भाववाच्य का उदाहरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाच्य जो है वाच्य कुल 3 प्रकार का होता है। एक आपका कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य होता है। जिन शब्दों में ना तो कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है
केवल क्रिया या भाव प्रधान होता है वहाँ पर जो है भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये जो शब्द हैं ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। यहाँ पर अन्य जो वाक्य उनको हम लोग देख लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन जो है यहाँ पर कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार से श्याम पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर भी इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है सारा जो प्रभाव वह पत्र के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मैंने विद्यालय नहीं जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको पहचानना है। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मैंने जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर सर्वनाम की त्रुटि है। यहाँ पर सर्वनाम की त्रुटि है। मैंने की जगह पर मुझे विद्यालय जाना है, इस प्रकार जो है इसका शुद्ध रूप होगा मुझे विद्यालय जाना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और विश्व प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था, वीर काल कहा था। और इनके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था, बीज वपन काल कहा था। पीला, जलज, चावल या दूध वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जलज जो शब्द है यह योग रूढ़ शब्द है। दो शब्दों को योग से जो बने हों और जिनका अर्थ विशेष होता है वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे जलज का जो अर्थ होता है वह आपका कमल होता है। इसी प्रकार से नीलकंठ, यह जो शब्द है ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। नीलकंठ हुआ आपका, गिरधर हुआ, पीताम्बर हुआ, ये सभी जो शब्द हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द हैं। इसका जो अर्थ होता है वह अन्य होता है, विशेष होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी का हम लोग जब समास विग्रह करेंगे, इसका जो विग्रह होगा बैल की गाड़ी होगा, बैल की गाड़ी, इसका समास विग्रह होगा। और इसमें आपका तत्पुरुष समास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस समास पद में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है, और इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, आपको पहचानना है किस शब्द की जो वर्तनी है वह शुद्ध है। अभ्यस्त, अहल्या, तत्व या महत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अहल्या जो शब्द है ये एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में त्रुटियां हैं, उनको हम लोग इसका शुद्ध रूप हम लोग देख लेते हैं। अभ्यस्त का जो शुद्ध रूप होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा, अभ्यस्त होगा। इसी प्रकार से तत्व का जो शुद्ध रूप होगा वो आपका तत्व होगा। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बेसिक वाली जो 7-8 जो क्लास की है, उनमें जो तत्व लिखा गया शुरुआत के जो चैप्टर दिए गए हैं वो शुरुआत में इस प्रकार से ही लिखे गए हैं, बाद में तत्व जो है इस प्रकार से लिखा गया है, तो उनमें भी त्रुटियां हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो आपका वह इस प्रकार का होगा, तत्व होगा। इसी प्रकार से महत्व का जो शुद्ध रूप होगा वह महत्व होगा, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप है। इसमें जो है डबल ता का प्रयोग होगा। अहल्या जो इसमें शुद्ध रूप लिखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अशुद्ध पर्यायवाची जो है समूह का आपका चयन करना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पीयूष, सुधा और दृग जो है इसका जो समूह है वह सही नहीं है। बाकी सबका समूह जो है वह सही है। पीयूष और सुधा जो है ये अमृत के पर्यायवाची हैं, बाकी दृग जो है वह आँख का पर्यायवाची है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी एक समान है। जैसे अरविंद, कंज और नलिन जो है यह आपके कमल के पर्यायवाची हैं, कमल के तीनों पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आगार, निलय, धाम ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। और दस्यु, मूषक और खनक ये आपके चोर के पर्यायवाची हैं। इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। दृग इसमें अलग है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं, वो आपको पहचानना है। 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पंचानन जो है यह पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचानन का जो अर्थ होता है वह आपका भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है यह शब्द पंचानन। बाकी पंच का जो अर्थ होता है वह 5 होता है, ग्राम सरपंच होता है और निर्णय करने वाला होता है। इसके लिए जो है पंच अनेकार्थी शब्द है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है एक तद्भव शब्द है। आंसू, एकत्र, वानर या उच्च। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आंसू जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। बाकी अन्य जो है वो सभी तत्सम है। आंसू का जो तत्सम रूप होगा वह अश्रु होगा। अश्रु जो है वो आंसू का तत्सम रूप है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वह जो है यह अन्य पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह आपका वे होता है, इसने होता है, ये सभी जो है अन्य पुरुष जो है सर्वनाम होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आपके तुम है, आप है, ये सभी जो मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष वाचक जो सर्वनाम होते हैं उनमें आपका मैं आता है और हम आते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जड़ का विलोम आपको पहचानना है, जल, मूर्ख, अज्ञ या चेतन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जड़ का जो अर्थ होता है वह मूर्ख होता है और इसका जो विलोम होगा वो आपका चेतन होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वह है यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, भारत, खंड और समाज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी और जो है यह एक अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वे अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे जब हुआ, तब हुआ, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी अव्यय हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन एक तद्भव है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या बहु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बहु जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा वो वधु होगा। बाकी चूर्ण, छिद्र और ज्ञान ये सभी जो है तत्सम शब्द है। अगला जो प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें आपको बताना है धीरे धीरे शब्द क्या है, यह एक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यह एक जो है क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे जो है यह एक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले वह क्रिया विशेषण होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है और इसकी जो विशेषता है वह धीरे धीरे शब्द से हो रही है, तो इस कारण जो है यह एक क्रिया विशेषण है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसमें जो है श्रृंगार रस है। और यह जो पद है इस पद की जो रचना है वह मीरा जी ने की है। मीरा जी ने की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, हित, पुर, प या पुरः। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसमें जो है पुरः उपसर्ग है। पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। और पुरोहित जो है जो लोग धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। इसकी कुछ पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए। इसकी जो पर्यायवाची वह ब्राह्मण होती है, द्विज होती है, विप्र और वेदज्ञ, ये सभी जो है पुरोहित के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। इसमें आपको बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यह जो है एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक जो है स्वतंत्र साधारण वाक्य हों या प्रधान उपवाक्य हों वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जो लड़का कमरे में बैठा है यह एक आश्रित उपवाक्य है और वह मेरा भाई है यह एक प्रधान उपवाक्य है। तो इस कारण जो है
यहाँ पर मिश्रित उपवाक्य होगा। यह मिश्रित उपवाक्य जो है वो उदाहरण है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बहादुर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो है एक तुर्की भाषा का शब्द है बहादुर। इसके अतिरिक्त जैसे आपका कैंचीवाद शब्द, कैंची, चम्मच, कालीन, काबू, ये जो शब्द हैं ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या आधुनिक काल? तो इसका जो सही आंसर है घनानंद जो है वह रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीत काल जो है कुल 3 भागों में विभाजित था। एक आपका रीतिबद्ध था, दूसरा आपका रीत सिद्ध और तीसरा आपका रीत मुक्त। रीतिबद्ध में आपके केशवदास जी, केशवदास, सेनापति, मतीराम, देव, भिखारी दास, ये सभी जो है वह रीतिबद्ध के कवि थे। रीत सिद्ध के अंतर्गत आपके बिहारी लाल थे, बिहारी लाल, और रीत मुक्त के तहत आपके घनानंद। इनके अलावा आपके बोधा, ठाकुर और आलम थे। ये सभी जो है वह रीत मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद ने कुछ किताबें लिखी हैं जैसे आपके सुजान हित, और सुजान सागर, ये सभी जो है घनानंद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1870, 1875, 1880 या 1889? इनका जो जन्म है वह 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद से एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनकी पहली कहानी का क्या नाम था? इनकी जो पहली कहानी नाम है वो ग्राम है, ग्राम, और यह इंदु जो पत्रिका है उसमें पहली बार प्रकाशित हुई थी। ग्राम जो है वो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या मृगनयनी? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और इसकी जो रचना है वह श्रीलाल शुक्ल की थी। श्रीलाल शुक्ल ने की थी और श्रीलाल शुक्ल यह भारतेंदु युग के एक लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं और इन्होंने इसके लिए जो रचना है वह 1882 में की थी, परीक्षा गुरु की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या रोमन? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी अन्य को भी हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मी जो लिपि होती है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो शिलालेख है वह प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी जो लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे अरबी जो लिखी जाती है वह भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार से खरोष्ठी भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। और रोमन जो हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लिश, वह आपके रोमन में लिखी जाती है, उसकी जो लिपि है वह रोमन है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है? पर, या पर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पर जो उपसर्ग है परिवर्तन और परिवार में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रत्येक में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण या दीर्घ? तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1 होगा, प्रतियोग 1 होगा और इसी कारण जो है यहाँ पर यण संधि होगा। जैसा कि इसका रूल्स है लघु ई और दीर्घ ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर य बन जाता है और प्रत्येक में प्रतिधन 1 वही रूल्स फॉलो करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राष्ट्र में ई अगर प्रत्यय लगाया जाता है तो नया शब्द कौन सा बनेगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो राष्ट्र में अगर ई प्रत्यय लगाया जाए तो आपका राष्ट्रीय जो शब्द है वह बनेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है वह सही है। मुझे बहुत आनंद आती हैं, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है या मुझे बहुत आनंद आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, मुझे बहुत आनंद आता है। यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है? कबीरदास, रायदास,
हरिदास निरंजनी या दादू दयाल। तो यह जो पंक्ति है वह रैदास जी की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और रैदास जी का भी जन्म आप लोग जान लीजिए, इनका भी जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ है। ज़्यादातर कवियों का जो जन्म है वह वाराणसी में ही हुआ, जो काफ़ी फेमस है, इसीलिए वाराणसी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है आदिकाल से ही। और यहाँ पे प्रश्न एक जीएस का बनता है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके जो है पद मिलते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के पद मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रैदास जी के पद मिलते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको फिल करना है। यह कविता लिखी है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं, मैंने, उस, तुम या किसने। तो यहाँ पे जो फिल होगा वो आपका मैंने होगा। यह कविता मैंने लिखी है। तो यह एक पूर्ण शुद्ध जो है वह वाक्य होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन बहुवचन शब्द है, डिबिया, हीरा, प्याला या समाचार। तो आप लोगों को नए नए शब्द देखने को मिल रहे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें जो बहुवचन जो शब्द है वो आपका समाचार है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी आपका डिबिया, हीरा और प्याला जो है ये सभी एक वचन शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1981, 1952 या 1960। तो इसकी जो स्थापना है वह 1960 में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना है वह वर्ष 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। और जो एग्जैक्ट डेट है वह 1 मार्च 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यह शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली उक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? भूमिका, प्रष्टव्य, अवैतनिक या अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपका अतिशयोक्ति होता है। यहाँ पे कुछ शब्द हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। पृष्ठव्य जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है पूछने योग्य, पूछने योग्य। और एक शब्द आपका अवैतनिक है। अवैतनिक मतलब होता है वेतन ना पाने वाला, वेतन ना पाने वाला, उसे अवैतनिक कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हंस, उदंत मार्तंड, सरस्वती या माधुरी। तो इसका जो सही आंसर है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो है वह संपादन किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह रायबरेली में हुआ था। रायबरेली में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हम लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरस्वती पत्रिका जो हिंदी में सबसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक थी। और इसका जो संपादन है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया था। श्याम सुंदर दास जी किए थे। इसके बाद यह इस पत्रिका का जो संपादन है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी किए हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किए हैं। और इनके बाद देवी दत्त शुक्ल ने किया था। देवी दत्त शुक्ल ने किया था। जो लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। काल क्रमानुसार सजाने को आपको दे सकता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचाना कौन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निस्दिन, माता पिता, महापुरुष या पंचानन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पंचानन जो है यह बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। और पंचानन का जो अर्थ होता है वह भगवान शिव को भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अन्य जो ऑप्शन उसको हम देख लेते हैं। निस्दिन में आपके द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। और माता और पिता, इसी कारण यहाँ पर इसमें भी द्वंद्व समास होगा। और महापुरुष में महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, इसमें आपका कर्म समास, कर्मधारय समास होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन समुदायवाचक विशेषण है? प्रत्येक, दूना, 3 या चारों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी चारों जो लिखा है यह एक समुदायवाचक विशेषण है। जिस शब्द से सामुदायिक संख्या का बोध हो वह जो है समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे आपका चारों हुआ, आठों हुआ है, दोनों हुआ है, ये सभी जो शब्द हैं ये आपके समुदायवाचक विशेषण हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान? तो उसे करण कहा जाता है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? मनोज, अनंग, मनमथ या निलय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी निलय जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका मनोज, अनंग और मनमथ जो है ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। निलय जो है ये घर का पर्यायवाची है। और घर का अन्य पर्यायवाची आपका जैसे निकेतन हुआ है, आलय हुआ है, धाम हुआ है, ये सभी जो है निलय के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नमक, लौंग, भात या पनीर? तो लौंग जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी आपका नमक है, भात है, पनीर ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। विकार, दंड, कोकिला और नींद में आपको बताना है कौन जो है एक तद्भव है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नींद जो है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा वो निद्रा होगा। निद्रा जो है वो नींद का तत्सम रूप होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या कार्य सिद्ध होना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खुश होना। बाग बाग होने का जो अर्थ होता है वह खुश होना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी सही नहीं है? जो बहुत बोलता वाचाल, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय कहा जाता है। अनुकरणीय कहा जाता है। इसी प्रकार से जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है और जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका अपरिमेय होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी अली। अली का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अली का जो अर्थ होता है वह भंवरा होता है और अली का जो अर्थ होता है वो आपका सखी होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको पहचानना है। रश्मि, अंश, मयूख या पंख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पंख जो है यह इन सभी से अलग है। पंख का जो अर्थ होता है वह आपका कीचड़ होता है। बाकी रश्मि, अंश, मयूख जो है ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। किरण के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या रामानुजाचार्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रामानुजाचार्य जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। शंकराचार्य जो थे वह अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के और निम्बार्काचार्य आपके द्वैत के थे। द्वैत के प्रवर्तक थे। तो टोटल हम लोग 200 प्रश्न जो है आज कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।